मत थे आज हमारे इसमें पहला मत था ये शहरी विकास विभाग का मत था। इसमें ये हमारे 2013 में 859 ये पर्यावरण मित्र जो हैं ये विनियमित किए गए थे। तो आज इनको भी जो हमारी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है उसके अनुरूप उनके आश्रितों को इससे आच्छादित करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। दूसरा मत था ये परिवहन विभाग का मत था, उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के बारे में। इसमें पूर्व में ये व्यवस्था थी कि जो हमारा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि पेट्रोल या डीजल से चलता है उसको सीएनजी, बैटरी या ईवी में कन्वर्ट यदि वो करते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था थी। उसमें एक चीज़ थी कि इसमें जो भी धनराशि ये सब्सिडी की होगी इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखने की पहले व्यवस्था थी। तो उससे एस्क्रो अकाउंट मतलब बैंक संबंधित लाभार्थी और के बीच में, वो सरकार के बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बना था। आज ये निर्णय हुआ कि इसको एक एसएनए अकाउंट में बना दिया, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। तो उसको एक एसएनए अकाउंट में कन्वर्ट करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। ये एसएनए अकाउंट मतलब जो लाभार्थी है, अब वो ये एक अकाउंट विभाग बनाएगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बनाएगा, और वहाँ से जब भी कोई बेनिफिशियरी इस तरह का कन्वर्ट करता है तो सीधे उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। एस्क्रो अकाउंट होता है कि एक एग्रीमेंट होता है बैंक के बीच में, लाभार्थी और सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के अनुसार करने में दिक्कतें आ रही थी, तो अब एक सीधी व्यवस्था कर दी गई है कि वो एक एसएनए अकाउंट से सीधे उसमें चला जाएगा। और हाँ, डीबीटी टाइप हो जाएगा। जो बेनिफिशियरी है उसको चली जाएगी सीधे। ये थी जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आप बता देंगे इसको। सर ये जो अगला मद ये हमारा कार्मिक विभाग का मद था। इसमें हमारे दो तरह के पद हैं, जो उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही के पद हैं और दूसरा जो है हमारा उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक के पद हैं। ये इस तरह के पद जो हैं और समकक्ष पद जो हैं अलग अलग विभागों में हैं। जैसे कि पुलिस आरक्षी में अगर हम कांस्टेबल पद की बात करें तो पुलिस आरक्षी हैं, अग्निशमन विभाग में है, बंदी रक्षक में है, वन आरक्षी हैं, आबकारी सिपाही हैं, प्रवर्तन सिपाही हैं, सचिवालय रक्षक हैं। ये सब कांस्टेबल लेवल के पद हैं और वर्दीधारी हैं। अभी तक इनकी व्यवस्था ये थी कि इनके सभी के एग्जाम अलग अलग होते थे। तो इससे हमारे जो परीक्षार्थी थे उनको भी समस्या आती थी कि उनको हर एग्जाम अलग अलग देना पड़ता था, और आयोग को भी समस्या आती थी कि उनके लिए हर बार अलग अलग एग्जाम उनको कराने पड़ते थे और काफ़ी खर्चे वाली स्थिति थी। तो दोनों की सुविधा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा कि इनके सबके एग्जाम एक साथ कराए जाएंगे, और जो भी लाभार्थी अपनी मेरिट के आधार पर जो वरीयता देंगे उस आधार पर उनके जो विभाग है उनका आवंटन किया जाएगा। इसी तरह से जो हमारे सब इंस्पेक्टर लेवल के पद हैं, जैसे कि पुलिस के उप निरीक्षक हैं और नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर हैं, होमगार्ड्स के प्लाटून कमांडर हैं, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हैं, उप कार्यपाल हैं, वन दरोगा हैं, आबकारी उप निरीक्षक हैं, क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल के अधिकारी हैं, जो वर्दीधारी सेवा में सब इंस्पेक्टर लेवल के पद हैं। उनकी परीक्षाएं भी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए एक साथ कराए जाने का निर्णय लिया होगी। जो नियमावलियां, सेवा नियमावलियां लागू होंगी वो संबंधित विभाग की लागू होंगी। जो रिटर्न परीक्षा होगी वो सबकी एक साथ हो जाएगी। परीक्षा कौन कराएगा? ये परीक्षा ये जो हमारा अधीनस्थ चयन आयोग, जैसे आपका नहीं, जैसे एग्जाम होगा आपका रिटर्न एग्जाम मान लीजिए कॉमन होगा, उसके बाद उनके फिजिकल एग्जाम होंगे, उसके आधार पे एक मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पे मतलब हर व्यक्ति जो भी मेरिट में चयनित होगा वो अपने ऑप्शंस भरेगा कि अगर मैं पहले ये चाहता हूँ या ये चाहता हूँ, अगर वो मेरिट के हिसाब से वो पद खाली है उसका तो उसको मिल जाएगा। जैसे कि हमारा नॉर्मल सिविल सेवा में जो परीक्षा होती है हमारी पीसीएस पीपीएस की, उसी तरह से होगा इसमें। मत ये भी कार्मिक विभाग का मत था। इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो इनका ढांचा पूर्व में बना था उसमें 62 पद थे, और आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये अनुमति दी गई कि 15 नए पद इसमें सृजित किए जाएं, जिसमें 1 नियमित पद होगा और 14 आउटसोर्स के पद होंगे। पहले 62 थे जी। इसके अलावा एक भारतीय न्याय ये गृह विभाग का मद है। भारतीय न्याय संहिता में ये व्यवस्था दी गई है कि जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है
इसको इसके जो विभागाध्यक्ष इसके जो हेड होते हैं उनको विभागाध्यक्ष घोषित किया जाएगा। आज तक ये व्यवस्था थी कि ये जो हमारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है ये पुलिस मुख्यालय के अधीन आता है। अब ये एक अलग विभाग हो जाएगा, यानी कि जो इनके निदेशक हैं वो विभागाध्यक्ष की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इस पर भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अलावा अगला मत ये भी गृह विभाग का मत था। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का जो वर्तमान ढांचा है उसमें पूर्व में 47 पद सृजित किए गए थे और अब इसमें आज 12 नए पद सृजित करने का माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। पूर्व में 47 पद थे, आज 12 नए पद सृजित करने पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अलावा ये पर्यटन विभाग के 4 मत थे। ये 4 योजनाएं हैं पर्यटन विभाग की, जिसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज सहमति दी गई। जैसा कि आप विदित ही हैं कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अनुसार जो बद्रीनाथ का विकास का कार्य चल रहा है उसमें मास्टर प्लान में ये व्यवस्था थी कि हम कुछ आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स या आइकॉनिक कलाकृतियाँ वहाँ पे बनाएं। उसमें आज 4 योजनाओं को CSR के माध्यम से, मतलब प्राथमिकता CSR के माध्यम से कराने की होगी और यदि CSR की व्यवस्था नहीं हो पाती तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। उसमें पहला कार्य जो है ये शेष नेत्र लोटस वॉल का है। एक शेष नेत्र लोटस वॉल बनाई जाएगी, यानी कि जो विष्णु भगवान से संबंधित जो आइकन्स हैं उनको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। ये पहला है शेष नेत्र लोटस वॉल, जो हमारा बद्रीनाथ का एक लेक फ्रंट बन रहा है वहाँ पे इसको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। दूसरा जो कार्य है वो सुदर्शन चौक कलाकृति है। ये अराइवल प्लाजा जो बद्रीनाथ में बन रहा है वहाँ पे इसके निर्माण की, इस योजना की आज सहमति सुदर्शन चौक कलाकृति, ये बद्रीनाथ अराइवल प्लाजा बद्रीनाथ में इसको बनाया जाएगा। तीसरा है ट्री एंड रिवर स्कल्पचर, ये बद्री नारायण चौक पे इसको बनाने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। ट्री एंड रिवर स्कल्पचर। और चौथा है आर्ट, ये बद्री नारायण चौक पे बनेगा। और चौथा है एक सुदर्शन चक्र का स्कल्पचर बनेगा जो भी अराइवल प्लाजा बद्रीनाथ में बनेगा। नहीं, वो आपका सुदर्शन चौक पे था, वो आर्ट वर्क और सुदर्शन चौक। ये मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, 1-1.5 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट हैं ये। तो इनको प्राथमिकता CSR मद से कराई जाने की और अदरवाइज इसको स्टेट गवर्नमेंट के फंड से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से बनेगा। मत थे आज हमारे इसमें। पहला मत था ये शहरी विकास विभाग का मत था। इसमें ये हमारे 2013 में 859 ये पर्यावरण मित्र जो हैं ये विनियमित किए गए थे। तो आज इनको भी जो हमारी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है उसके अनुरूप उनके आश्रितों को इससे आच्छादित करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। दूसरा मत था ये परिवहन विभाग का मत था। उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के बारे में। इसमें पूर्व में ये व्यवस्था थी कि जो हमारा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि पेट्रोल या डीजल से चलता है उसको CNG, बैटरी या EV में कन्वर्ट यदि वो करते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था थी। उसमें एक चीज़ थी कि इसमें जो भी धनराशि ये सब्सिडी की होगी इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखने की पहले व्यवस्था थी। तो उससे एस्क्रो अकाउंट मतलब बैंक संबंधित लाभार्थी और के बीच में, वो सरकार के बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बना था। आज ये निर्णय हुआ कि इसको एक SNA अकाउंट में बना दिया, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। तो उसको एक SNA अकाउंट में कन्वर्ट करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। ये SNA अकाउंट मतलब जो लाभार्थी है, अब वो ये एक अकाउंट विभाग बनाएगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बनाएगा और वहाँ से जब भी कोई बेनिफिशियरी इस तरह का कन्वर्ट करता है तो सीधे उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। एस्क्रो अकाउंट होता है कि एक एग्रीमेंट होता है बैंक के बीच में, लाभार्थी और सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के अनुसार करने में दिक्कतें आ रही थी, तो अब एक सीधी व्यवस्था कर दी गई है कि वो एक SNA अकाउंट से सीधे उसमें चला जाएगा और हाँ DBT टाइप हो जाएगा। जो बेनिफिशियरी है उसको चली जाएगी सीधे।
ये थी जो 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 भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। सर मैं आप आप बता देंगे इसको। सर ये जो इसके अलावा ये पर्यटन विभाग के 4 मत थे। ये 4 योजनाएं हैं पर्यटन विभाग की, जिसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज सहमति दी गई। जैसा कि आप विदित ही हैं कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अनुसार जो बद्रीनाथ का विकास का कार्य चल रहा है, उसमें मास्टर प्लान में ये व्यवस्था थी कि हम कुछ आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स या आइकॉनिक कलाकृतियाँ वहाँ पे बनाएं। उसमें आज 4 योजनाओं को CSR के माध्यम से, मतलब प्राथमिकता CSR के माध्यम से कराने की होगी, और यदि CSR की व्यवस्था नहीं हो पाती तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। उसमें पहला कार्य जो है ये शेष नेत्र लोटस वॉल का है। एक शेष नेत्र लोटस वॉल बनाई जाएगी, यानी कि जो विष्णु भगवान से संबंधित जो आइकन्स हैं उनको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। ये पहला है शेष नेत्र लोटस वॉल, जो हमारा बद्रीनाथ का एक लेक फ्रंट बन रहा है, वहाँ पे इसको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। दूसरा जो कार्य है वो सुदर्शन चौक कलाकृति है। ये अराइवल प्लाजा जो बद्रीनाथ में बन रहा है, वहाँ पे इसके निर्माण की, इस योजना की आज सहमति सुदर्शन चौक कलाकृति। ये बद्रीनाथ अराइवल प्लाजा बद्रीनाथ में इसको बनाया जाएगा। तीसरा है ट्री एंड रिवर स्कल्पचर। ये बद्री नारायण चौक पे इसको बनाने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। ट्री एंड रिवर स्कल्पचर। और चौथा है आर्ट, ये बद्री नारायण चौक पे बनेगा। और चौथा है एक सुदर्शन चक्र का स्कल्पचर बनेगा, जो भी अराइवल प्लाजा बद्रीनाथ में बनेगा। नहीं, वो आपका सुदर्शन चौक पे था, वो आर्ट वर्क और सुदर्शन चौक। ये मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, 1-1.5 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट हैं ये। तो इनको प्राथमिकता CSR मद से कराई जाने की, और अदरवाइज इसको स्टेट गवर्नमेंट के फंड से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से बनेगा। गई थी प्रारंभिक चरण में देहरादून में जो हमारी सिटी बसेस चलती हैं, जो बहुत पुरानी हो गई हैं, उनके लिए व्यवस्था थी सर कि CNG की इलेक्ट्रिक बसेस या BS6 की, जो BS6-2 वाली मॉडल की बसेज हैं, नॉन पोल्यूटिंग बसेज हैं, वो लाएंगे तो उनको इस पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसमें कीमत का 50% या अधिकतम 15 लाख रुपए बसों के मामले में, और 4 पहिए की गाड़ी के मामले में अधिकतर 3.5 लाख रुपए तक की व्यवस्था है। ये स्कीम सर लास्ट ईयर आई थी। 50% कीमत का, जो गाड़ी की कीमत होगी, अधिकतम 15 लाख बसों के मामले में। ये योजना लास्ट ईयर लाई गई थी, लेकिन इसमें एस्क्रो अकाउंट खुल नहीं सका पिछले बार फरवरी-जनवरी में। और माइक ले लीजिए आप एक बार ना, माइक। हाँ, ये लग गया था, सॉरी। पिछले वर्ष ये योजना लॉन्च की गई थी, पर पिछले वर्ष इसका इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से हम लोग ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। एस्क्रो अकाउंट में पहले से ही आइडेंटिफाइड होना चाहिए बेनिफिशियरी, जबकि इस मामले में बेनिफिशियरी 1 बाय 1 आइडेंटिफाई होंगे। उसमें कुछ शर्तें हैं। शर्त एक ये है कि गाड़ी उनको अपनी स्क्रैप करानी पड़ेगी रजिस्टर्ड फैसिलिटी में। स्क्रैपिंग के बाद उसका सर्टिफिकेट जब वो लाएंगे तब ये दे होगा, और इसलिए वो एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से हो नहीं सका। तो 1 वर्ष के लिए सर बढ़ाने का निर्णय पहले हो गया है चीफ सेक्रेटरी साहब के स्तर से। अब ये अकाउंट चेंज करना था, ये नियमावली का मामला था, ये आज चेंज हुआ। वाहन टैक्सेशन के अंतर्गत हम लोगों ने पहले से ही जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स होती है, उनका टैक्स पूरी तरह से माफ कर रखा था। जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, कारें, 2 व्हीलर, 100% इस पर रिबेट थी। पीछे ये देखने में आया कि कुछ राज्यों में जो हाइब्रिड किस्म की गाड़ियाँ आप लोगों को पता होगी, जो बैटरी से भी चल सकती हैं, मोटर से भी चल सकती हैं, और उनके अंदर पेट्रोल का इंजन भी होता है, ऐसी गाड़ियों को कुछ राज्यों में पूरी तरह की छूट दे दी गई। हमारे राज्य में इस तरह की छूट नहीं दी थी। तो गत वर्ष ये देखने में आया कि इस तरह की गाड़ियाँ हमारे राज्य में कम पंजीकृत हुई। ज़्यादातर ये गाड़ियाँ हाई डिनोमिनेशन की हैं, 20 लाख से 30 लाख 35 लाख तक के बीच में। तो ये इस तरह की गाड़ियों पे 10% के हिसाब से 2.5-2 लाख से 3.5-4 लाख रुपए तक का टैक्स बनता है। वो क्योंकि दूसरे राज्यों में माफ कर दिया गया था, तो रजिस्ट्रेशन हमारे राज्य से शिफ्ट करके दूसरे राज्यों में गया। तो ये निर्णय हुआ कि ये नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, इनको हम लोग भी माफ कर दें, टैक्स ये माफ किया गया है। इसके पीछे सर ये भी था कि जो GST होता है, GST इन पर आमतौर पर 28% है, कुछ गाड़ियों पे 43% तक है। तो GST का 50% स्टेट को मिलता है। तो अगर हमारा टैक्स माफ भी होता है तो GST के माध्यम से आने वाली आय से उसकी भरपाई हो जाएगी, बल्कि कुछ लाभ भी होगा राज्य को, और पोल्यूशन की दृष्टि से भी फायदा मिलेगा।
नहीं, जीएसटी नहीं टैक्स। जीरो करेगी, जीएसटी तो केंद्र से तय होता है। टैक्स टैक्स- एमबी टैक्स जो हमारा मोटर वाहन कर होता है वो उदाहरण के लिए मैजिक हो सकती है। जो विक्रम या इस तरह की गाड़ियों को हटा के लाएंगे वो छोटी गाड़ियां होंगी। हाँ, तो तिपहिया को हटा के विक्रम या तिपहिया है या दूसरे ऑटो है जो डीजल से चलते हैं उनके स्थान पे नहीं, टैक्सी नहीं, केवल देहरादून में चलने वाले सिटी बस। इसको एक ना अलग से एक प्रेस नोट बना के भी आप जारी कर दीजिए इसको, ताकि सबके लिए सुविधा हो जाए इसमें। हाइब्रिड का मतलब ही यही है कि वो फ्यूल से भी चल सकती हैं, पुराना जो परंपरागत इंजन है उसके माध्यम से भी, और बैटरी ऑपरेटेड भी हो सकते हैं। हाइब्रिड में कई प्रकार हैं, इसमें 4-5 श्रेणी है। उसमें एक श्रेणी हम लोगों ने सिलेक्ट की है। वो श्रेणी वो है कि जिसपे जो बैटरी से इंडिपेंडेंटली चल सकती है, और प्लग इन कहते हैं। प्लग इन का मतलब ये हुआ कि प्लग करके उसको चार्ज किया जा सकता है। और उदाहरण के लिए कोई गाड़ी ऐसी हो सकती है जो 100 किलोमीटर बैटरी से रेंज देगी और बाकी वो पेट्रोल से चलेगी, तो लोकल चलने में बैटरी ऑपरेटेड हो जाती है, या बैटरी उसको सपोर्ट करती है, मोटर उसको सपोर्ट करता है पेट्रोल इंजन को, तो उसका माइलेज बढ़ जाता है, पोल्यूशन कम हो जाता है। तो इस तरह की जो प्लग इन हाइब्रिड टाइप की हैं या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक शब्द प्रयोग किया है भारत सरकार ने, उनको केवल छूट देंगे। बैटरी प्लस पेट्रोल, डीजल भी हो सकती है। अभी पेट्रोल ही आ रही है, अभी पेट्रोल ही आ रही है, लेकिन डीजल भी आ सकती है। ऐसी गाड़ियों में ही कर माफ कीजिए जिससे कि पर्यावरण को हमें फायदा होगा उसको देने से।